तो भाई हमने जो है अभी यहाँ पर आर की डेटा टाइप्स को जो है वो कम्प्लीटली समझ लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर आर नंबर्स को देखते हैं। तो भाई जिस तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया था जो आपके पास पहले के भाई हम लोग ने जो है यहाँ पे हम लोगों ने आर की डेटा टाइप्स देखी, जिसमें हमारे पास अलग अलग आर के अंदर डेटा टाइप्स जो हैं हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अलग अलग डेटा के लिए, अलग अलग डेटा को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स के अंदर। तो आप यहाँ पर सिंपली भाई देख सकते हो कि हम जो है अभी आर नंबर के बारे में जो है यहाँ पर सीखेंगे। तो सिंपली आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है एक्स, वाई और जेड का। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए ये जो आपके पास यहाँ पर 10.5 जो नंबर दिख रहा है वो यहाँ आपके पास होगा न्यूमेरिक डेटा टाइप, यानी कि जो नंबर है ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा जो है मैंने इस वेरिएबल में जो कि एक्स है इसमें मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं नीचे और आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई नीचे जो है हम लोग ने यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया सिंपली वाई का। और अभी जो है हम लोग ने इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू, तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई क्या डिफरेंस है हमारे पास न्यूमेरिक में और इंटीजर में। तो इंटीजर वैल्यू को आर के अंदर जो है यहाँ पर एल वाले जो सिंबल है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ देखो जो एल वाला सिंबल आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एल वाला सिंबल एक्चुअली आपको जो है वो बता रहा है, एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपके पास यहाँ पर नंबर है ये नंबर बेसिकली इंटीजर है, या फिर जो डेटा है ये इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पर बनाया और इसको हमने नाम दिया है सिंपली जेड का, और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर आई, तो ये आई बेसिकली इमेजनरी जो आपके पास पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो आई जो है वो बेसिकली इमेजनरी पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो एक इमेजनरी नंबर है। और ये जो टाइप है ये किस टाइप का डेटा है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। तो ये आई जो है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि जो डेटा है ये हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा जो है वो प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमने सिंपली जो है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए, फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाए जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज़ जो है यहाँ पर स्टोर करवा दी। तो सिंपली उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो हम इन वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट कर रहे हैं और हमने एक्स को प्रिंट किया, वाई को प्रिंट किया एंड देन हमने जो है इन दोनों की क्लास देखी। तो जैसे हम क्लास ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में जो है हम लोग यहाँ पर टाइप ऑपरेटर के थ्रू देखते थे, लेकिन आर के अंदर जो है हमें यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर डेटा की टाइप को चेक करने के लिए। तो ये हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर। और अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो स्टोर करवाया है। तो आप यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो डेसिमल पॉइंट है ये होगा तो आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अगर आपके पास सिंपली नॉर्मल से नंबर है फिर नेचुरल नंबर भी है तब भी वो आपके पास न्यूमेरिक कंसीडर की जाएगी। तो उसके बाद सिंपली मैंने 2 ऑब्जेक्ट तो बना लिए, उसके बाद मैंने इन ऑब्जेक्ट के अंदर एक न्यूमेरिक टाइप के डेटा को या फिर जो नंबर्स हैं उनको मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर चाहिए 2 वेरिएबल्स। तो मैंने जो है वहाँ 2 वेरिएबल चाहिए और 2 वेरिएबल्स को जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद में जो है मैंने यहाँ पर सिंपली इन दोनों को प्रिंट किया और मेरे पास जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल गई। उसके बाद मैं एज सेम के क्लास फंक्शन को यूज़ करूँगा इनकी टाइप्स को चेक करने के लिए। तो मैं क्लास के अंदर उन वेरिएबल्स को पास करूंगा जिनमें मैंने डेटा को स्टोर करवाया है। तो मैंने यहाँ पर एक्स को पास कर दिया और वाई को जो है पास कर दिया और उसके बाद में जब मैंने किया एग्जीक्यूट तो फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि मुझे जो है इसकी टाइप जो है वो यहाँ पर मालूम चल गई। तो आर के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा जो है हम लोग यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। अभी टाइम आता है आर के डेटा टाइप्स का। तो आर के डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ें नहीं जो है यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो अभी जो है यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि भाई मैंने जो है दोबारा से यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है और पहले वाले ऑब्जेक्ट में मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करवाई है और दूसरे वाले भी जो है मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करवाई है। अब क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में इसको करोगे तो आप हो सकते हो कन्फ्यूज़, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि जो डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है वो किस टाइप का डेटा है, उसकी क्लास क्या है। तो अभी जो है अगर उस चीज़ को आपको चेक करना है तो सिंपली आप जो है यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज़ करते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को या फिर वेरिएबल्स को उसमें पास करोगे तो आपको उस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसकी टाइप क्या है वो आपको यहाँ पर क्लास फंक्शन बता देगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो इंटीजर वैल्यू है और इनके अंदर भी जो है मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। तो पहले वाले में जो है मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया जो कि एल से रिप्रेजेंट यहाँ पर हो रही है, और दूसरी वाली के अंदर जो है मैंने यहाँ पर बनाया है 2, यानी कि स्टोर करवाया है 2। और उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो ये जो है ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा जो है मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद में भाई अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर को न्यूमेरिक के अंदर। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मुझे जो है यहाँ पर आर के अंदर जो है यहाँ पर एज डॉट न्यूमेरिक, यानी कि आप जो है इस एज फंक्शन के थ्रू किसी के भी टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो या किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मान लो कि अगर आपको इंटीजर को न्यूमेरिक पे कन्वर्ट करना है या फिर न्यूमेरिक को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो
तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर एज फंक्शन को यूज़ करोगे। तो सिंपली मैं जो है एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए का, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मुझे यहाँ पर एज फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली जो है सबसे पहले लिखा एज फंक्शन, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया डॉट, एंड देन उसके बाद जो है मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है वो चीज़ यहाँ पर मुझे लिखनी पड़ेगी। तो मैंने जो है यहाँ पर टाइप दे दी कि जिसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे न्यूमेरिक को कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया न्यूमेरिक को, एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है जिसमें मैंने इस डेटा को स्टोर करवाया है, वो वेरिएबल का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है कन्वर्ट। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हो, कन्वर्ट फ्रॉम न्यूमेरिक टू इंटीजर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको मैंने सिंपली यहाँ पर नाम दे दिया है बी का, एंड देन उसके बाद मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, और उसके बाद मुझे एज फंक्शन को यूज़ करना है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाला नाम मैं यहाँ पर दे दूंगा, यानी कि मुझे इंटीजर में जो है वो डेटा को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो मैंने y को जो है यहाँ पर पास कर दिया। देन अभी जो है मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, एंड देन इन दोनों को मैं प्रिंट कर दूंगा, और उसके बाद इन दोनों की क्लास भी मुझे चेक करनी है ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ, मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये वाकई कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्लास फंक्शन को यूज़ करना है, और क्लास फंक्शन जो है कन्वर्ट करने में मेरी हेल्प करेगा इन सारी लैंग्वेजेस को। तो अभी जो है हम लोगों ने 8 डेटा टाइप्स के अंदर भी जो है कुछ कुछ चीज़ें समझ ली। अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर मैथ्स को। तो अभी आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि भाई मैथ्स के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, अलग अलग अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर जो आपके पास अलग अलग किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले एडिशन वाला जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पर परफॉर्म किया। तो आप यहाँ देख रहे हो 10 + 5, तो यहाँ पर देख रहे हो 10 + 5 जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है माइनस ऑपरेटर, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैंने 10 के अंदर 5 को ऐड किया या फिर एडिशन की, उसके बाद में मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया या फिर माइनस किया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग अभी मैक्स और मिन फंक्शन को देखेंगे। तो मैक्स और मिन फंक्शन जो है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अगर यहाँ पर जानना है कि हमारे डेटा में जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर मैक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। और अगर हमें ये जानना है डेटा फ्रेम के अंदर हमारे कि किस जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है वो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारे डेटा फ्रेम में, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर मिनिमम फंक्शन को यूज़ करते हैं, फिर मिन फंक्शन को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर SQRT। अब ये SQRT क्या है, SQRT बेसिकली स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट यूज़ करना है या फिर स्क्वायर रूट लेना है, तो आप जो है यहाँ पर SQRT मेथड को यूज़ करोगे या फंक्शन को यूज़ करोगे, एंड देन जिसका भी आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है या फिर आपको स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस नंबर को यहाँ पर पास करना है, एंड देन आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा, और आप जो है एकदम सक्सेसफुली जो है आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लोगे उस नंबर का। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है इस ABS को समझने का। तो अभी हम लोग समझते हैं इस ABS को कि ABS जो है वो क्या है। तो भाई ये एब्सोल्यूट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन जो है आपको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना के देता है, यानी कि ये कि अगर आप इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर पास करोगे तो आपको जो है वो पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि ये जो एब्सोल्यूट का मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इसमें पास करोगे तो आपको जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को दे देगा। तो अभी सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर -4.7 को जो है इसमें पास किया ABS फंक्शन में, एंड देन इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे जो है पॉजिटिव बना के दे दी वैल्यू। तो जब हम इसको आर में जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग देखते हैं सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीलिंग फंक्शन को। तो भाई सीलिंग फंक्शन क्या करता है, सीलिंग फंक्शन जो है वो आपके पास नियरेस्ट इंटीजर यानी कि उसके करीब वाला जितने भी इंटीजर, मतलब एक इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए जितनी वैल्यू रिक्वायर्ड हैं उनको यहाँ पर ये लेकर एक इंटीजर को फॉर्म करता है। तो सीलिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 1.4। तो अब हमारे पास हम जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर 0.9 यानी कि 9 तक अगर वैल्यू आ जाए तो ये कंप्लीट एक नंबर बन जाएगा जो कि हो जाएगा 2। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है, तो अभी जो है हमारे पास टोटल 5 यानी कि 0.5 का फर्क हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसमें 0.5 डाल दें तो ये एक नंबर बन जाएगा, यानी कि एक जो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू जो है वो बन जाएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर तो 1.4 अगर हम लोग यहाँ पर 1.4
0.9 कर दें, उसके बाद हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 2 आएगा, यानी कि 1 जो है यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास, यानी कि पॉइंट्स वाइज अगर हम देखें तो 0.1 से लेके 0.9 तक जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, और हम लोग यहाँ पर 4 यानी कि हमारे पास 5.5 का जो है यहाँ पर डिफरेंस है, तो 0.5 हम लोग यहाँ पर डाल दें तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 2 बन जाएगी। तो ये हो गया भाई सीलिंग फंक्शन। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्लोर फंक्शन को। तो फ्लोर फंक्शन जो है यहाँ पर लोएस्ट, यानी कि जो आपके पास नियरेस्ट लोएस्ट फंक्शन होगा इंटीजर का, उसको कम कर देगा। मतलब ये कि यहाँ पर अगर हमारे पास मान लो कि 2 बन रहा है, तो 2 को अगर हमें यहाँ पर कम करना है, फिर 2 बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर कोई नंबर चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो उसको हमें कम करके यहाँ पर 1 बनाना है, तो उस सिचुएशन में जो हम लोग यहाँ पर फ्लोर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो भाई ये होगा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट फ्लोर के और सीलिंग फंक्शन के, और हमने सारे जो है यहाँ पर आर के मैथ्स के जो बेसिक्स हैं उनको यहाँ पर हमने समझ लिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है आर की स्ट्रिंग को समझने का। तो भाई स्ट्रिंग्स, अब आप लोगों ने पाइथन के अंदर तो सुना ही होगा स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स जो है वो बेसिकली एक तरह के टेक्स्ट होते हैं, और कोड्स के अंदर जो भी हम चीज़ लिखते हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। या फिर आर की लैंग्वेज में आर के अंदर डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर कहलाती है, तो हम लोग उसको कैरेक्टर का नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में जो है हेलो को यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है str का, और इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर हेलो को जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर str फंक्शन को यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर कमेंट दिया है प्रिंट द वैल्यू ऑफ str। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर स्ट्रिंग को, या फिर प्रिंट करूँगा स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग मेरा वेरिएबल है, और जब वे वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो वेरिएबल क्या करेगा, उसमें स्टोर जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर दे देगा। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो एक दूसरा स्ट्रिंग भी जो है बनाया, फिर एक वेरिएबल जो है वो बनाया। उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, एंड देन उसके अंदर जो है मैंने कुछ यहाँ पर पैराग्राफ को जो है वो लिख दिया। उसके बाद में इसको भी जो है मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, इस वेरिएबल को यहाँ पर पास करूँगा, तो मेरे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास स्ट्रिंग देख रहे हो, ये स्ट्रिंग जो है इसको हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कैटेगरी। तो ये जो कैट फंक्शन है, कैट फंक्शन बेसिकली कैटेगरी बताता है हमारे स्ट्रिंग की, कि हमारे स्ट्रिंग की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी के थ्रू हम लोग बेसिकली कैट फंक्शन के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर कैटेगरी को जान सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये चीज़ भी हो गई कंप्लीट। अभी हम लोग चलते हैं आर, और आर के अंदर हम लोग लॉजिकल और बूलियन वैल्यूज़ को समझते हैं। तो बूलियन वैल्यूज़ या फिर लॉजिकल जो है हमारे पास सेम होती है, बस नाम का डिफरेंस है। आर के अंदर जो है हमारे पास जो डेटा टाइप होती है उसको हम लॉजिकल बोलते हैं, और पाइथन के अंदर जो होती है उसको हम बूलियन बोलते हैं। तो बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप सिंपली भाई यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमें यहाँ पर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो पोर्ट्रे करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर देना है, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर बूलियन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं या फिर बूलियन वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो सिंपली भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ पर 10 को, यानी कि 10 जो है वो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ कि भाई 10 जो है वो बड़ा है यहाँ पर 9 से। तो अगर ये कंडीशन सही होगा तो मुझे जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, यानी कि ट्रू अगर ये रिटर्न करेगा इसका मतलब ये है कि 10 इज ग्रेटर देन 9। उसके बाद भाई आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू और इज इक्वल टू का मतलब आपको जो है वो समझना पड़ेगा ये कुछ कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप यहाँ पर सिंगल इज इक्वल टू लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर या फिर किसी डेटा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली किसी डेटा को स्टोर करवा रहे हो, अगर आप एक इज इक्वल टू लेते हो। लेकिन अगर आप डबल इज इक्वल टू लेते हो, उसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो भी नंबर प्रेजेंट है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो ये हमारे पास डिफरेंस है एक इज इक्वल टू का और डबल इज इक्वल टू का। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर, तो अभी हमने दूसरी एक कंडीशन दी है कि भाई 10 इज लेस देन 9। तो ऑब्वियसली ये जो कंडीशन है हमारे पास फॉल्स रहेगी, क्योंकि 10 जो है वो 9 से बड़ा छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं जो ये जो है यहाँ पर फॉल्स को रिटर्न करेगा, और ये हम बता रहे हैं यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 9। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पर लेस देन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ लेस देन होगा। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा दूसरे बार। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया ए का, और फिर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, एंड देन उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि 200 है, इसको मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है बी का, एंड देन मुझे वापस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर
33 को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में जो है आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है अब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का काम में लिया है। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली यूज़ होता है कंडीशनल, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि मैंने इफ़ स्टेटमेंट में दिया कि अगर B जो है वो बड़ा हुआ A से, तो आप प्रिंट कर देना यहाँ पर B इज़ ग्रेटर देन A। तो ये क्या करेगा, इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगा कि ये जो है अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये जो है यहाँ पर प्रिंट कर देगा B इज़ ग्रेटर देन A, और अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हुआ तो वो नीचे आएगा एल्स कंडीशन पे, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो जो है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पर B इज़ नॉट ग्रेटर देन A। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट या फिर फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ में जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये चीज़ भी जो है वो कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग का टाइम आता है यहाँ पर आर ऑपरेटर को पढ़ने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आर ऑपरेटर को, और अभी हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो भाई आर ऑपरेटर के अंदर सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पर एक ऑपरेशन किया है जो कि एडिशन है, और एडिशन के अंदर 10 + 5 को जो है यहाँ पर एडिशन किया है इन दोनों जो आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है उनके ऊपर। और सिंपली भाई आप यहाँ नीचे आते हो तो देखते हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, और उन ऑब्जेक्ट को मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर या फिर आपके पास जो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है उनमें स्टोर किया हुआ। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया है, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो है मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये चीज़ जो है अभी हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर दोबारा से देखते हैं आर के इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो अभी जो है सिंपली भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले जो है 2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक को मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए का, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, एंड देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि 200 है उसको मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करवा दिया। उसके बाद में मैंने बनाया दूसरा वेरिएबल, और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर 33 को जो है वो स्टोर करवाया है, और देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगा कि अगर आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, यानी कि कंडीशन मैंने क्या दिया, कंडीशन मैंने दी है कि B इज़ ग्रेटर देन A, यानी कि B जो है या फिर B का जो वैल्यू है वो बड़ा है A के वैल्यू से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जो मेरा आपके पास इफ स्टेटमेंट है ये प्रिंट कर देगा B इज़ ग्रेटर देन A। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हुआ तो वो नीचे आएगा और वो यहाँ पर देखेगा एल्स इफ को, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन देगा, या फिर एक मैंने दूसरी कंडीशन दी है कि अगर ये कंडीशन सही नहीं होती कि भाई B जो है वो बड़ा है A से, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि A इज़ इक्वल टू B, यानी कि A और B के वैल्यू जो है वो आपस में बड़े हैं या नहीं। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा A एंड B आर इक्वल। लेकिन अगर ये कंडीशन भी जो है वो सही नहीं हुई, यानी कि ये कंडीशन भी जो है वो ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो क्या करेगा, फिर वो आएगा एल्स पे, और एल्स पे आने के बाद वो यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर देगा A इज़ ग्रेटर देन B। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि भाई फाइनली जो है हमारे पास इन 3, तो हमने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर हमने समझ लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी चीज़ की जो है यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मैंने जो है 2 ऑब्जेक्ट बनाए, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया, और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि B इज़ ग्रेटर देन A। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कर देगा यहाँ पर प्रिंट B इज़ ग्रेटर देन A। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये है कि वो आएगा नीचे, और एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है वो दूसरी कंडीशन लेगा, और वो लेगा यहाँ पर कि भाई हम लोग जो है A और B का जो वैल्यू है वो बराबर कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो जो है A एंड B आर इक्वल जो है यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को तो है वो समझ लिया और देख लिया सारी चीज़ों को। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग देखते हैं कुछ और यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को। तो अभी जो है हमारे पास यही चीज़ जो है वो वापस आ चुकी है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिफरेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर समझने वाले हैं इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग ने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, और कंडीशन जो है हमने यहाँ पर ये दी है कि भाई हमारे पास जो है एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वेरिएबल रहेगा। इसके अंदर जो है मैंने 41 को स्टोर करवाया, एंड देन मैं जो है यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो बड़ी है 10 से। तो ऑब्वियसली ये जो कंडीशन है कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि 41 जो है वो 10 से बड़ा है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो अबव 10, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद में हमने एक दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी है कि x जो है वो बड़ा है 20 से। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो भाई आप जो है यहाँ पर प्रिंट कर दो एंड बेसिकली x ऑल्सो अबव 20। तो x जो है वो बड़ा है 20 से। उसके बाद में हम लोग आते हैं नीचे, और उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे एल्स। लेकिन अगर ये कंडीशन दोनों सही नहीं होती, फॉल्स
जो आपके पास है वो यहाँ पर एलोकेट होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे एल्स फंक्शन को यूज़, बेसिकली एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना है, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा बट नॉट अबव 20। तो अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं ये जो है 20 से बड़े नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि एल्स, तो एल्स के अंदर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा कि बिलो 10 यानी कि 10 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, या फिर 10 से नीचे है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी जो है वो आर के साथ कॉन्सेप्ट वाइज समझे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है कुछ और चीज़ों का, तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जो है वो देखते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो इनिशियली मैंने यहाँ पर काम किया था वो सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट थे या फिर 2 वेरिएबल थे। अभी हम लोग यहाँ पर 3 वेरिएबल को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला वेरिएबल मेरा ए है जिसमें मैंने 200 स्टोर करवाया है, दूसरा वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट मेरे पास बी है जिसमें मैंने 33 स्टोर करवाया है, और तीसरा वाला जो है मेरे पास सी है जिसके अंदर मैंने 5500 को बेसिकली स्टोर करवाया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट देते हैं और यहाँ पर हम देंगे 2 कंडीशंस को एक साथ। तो अगर हमारे पास जो है, मैंने पहली कंडीशन यहाँ पर दी कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन बी, उसके बाद मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज़ किया, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया C इज़ ग्रेटर देन E, यानी कि पहले मैंने कंडीशन दी कि A जो है वो बड़ा है B से, उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया, एंड देन सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दी C इज़ ग्रेटर देन A, यानी कि C का जो वैल्यू है यानी कि 500 जो है वो बड़ा है यहाँ पर 200 से। तो क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो दोनों कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास सेट हैं, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें प्रिंट हो जाएगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बोथ कंडीशंस आर ट्रू, और ये जो है स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर भी जो है हमने सेम काम जो किया है, और लेकिन अभी यहाँ पर आप ये जो लाइन देख रहे हो इसको हम लोग और ऑपरेटर बोलते हैं, और ये और ऑपरेटर जो है अभी इस बार हम लोग यहाँ पर यूज़ किया है। तो सेम चीज़ें रहेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो भी न्यूमेरिक रहेंगी और सेम रहेंगी। और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये कंडीशन में दिया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। तो ए जो है वो बड़ा है बी से भी, और ए जो है वो बड़ा है सी से भी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मुझे जो है यहाँ पर प्रिंट करना है एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। तो अभी जो है मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर ट्रू जो है वो असाइन हो जाएगा, ट्रू जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली कि भाई यहाँ पर एंड ऑपरेटर हमने यूज़ क्यों किया। तो एंड ऑपरेटर जो है हम लोग यहाँ पर पाइथन में जब स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कि भाई एंड ऑपरेटर के अंदर अगर हमारे पास एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स आता है। नहीं कि अभी मान लो कि ये जो दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पर दी थी, ए इज़ ग्रेटर देन बी और सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये दोनों कंडीशन जो थी वो ट्रू थी। तो ट्रू होता है एंड ऑपरेटर में। अगर यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स होता और ऑपरेटर जो है वो एंड होता तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं कि फॉल्स आता, यानी कि एक कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स होती। लेकिन और में ऐसा नहीं है। और के अंदर क्या है, और के अंदर अगर आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट जो है वो हमेशा ट्रू रहेगा। फॉल्स सिर्फ तभी रहेगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। तो ये इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इन दोनों ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशंस को जो है वो यहाँ पर असाइन किया। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि टेस्ट इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी और इफ सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो यहाँ पर कंडीशन को जो है वो सक्सेसफुली चेक भी कर लिया। अभी हमारा टाइम आता है यहाँ पर व्हाइल लूप को समझने का। तो भाई अभी हम लोग जो है वो समझते हैं लूपिंग के कॉन्सेप्ट को। तो भाई हमारे पास जो है बेसिकली आर के अंदर 2 तरह की लूपिंग होती है, एक होती है व्हाइल लूप, एक होती है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो व्हाइल लूप को समझते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और फिर फॉर लूप के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ देख रहे हो व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप के अंदर जो आप कंडीशन दोगे, अब सबसे पहले हम समझते हैं लूपिंग होती क्या है। अब देखो दोस्तों, लूपिंग जो है वो बेसिकली एक तरह का आपके पास यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर कोड का बंच रहता है, उसको आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लूपिंग को यूज़ करते हैं, और लूपिंग जो है उसको आसान बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लूपिंग को समझेंगे और लूपिंग को यहाँ पर देखेंगे। तो लूप जो है वो बेसिकली आपके जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करती है काफ़ी आसान तरीके से और अच्छे तरीके। तो भाई लूपिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लूपिंग के अंदर जो है वो हमारे पास 2 तरह के लूप रहते हैं। आर के अंदर एक व्हाइल लूप हो गया जिसमें अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जिसका सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर लूप पे। तो दूसरा जो है वो फॉर लूप रहता है। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर समझे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के देते हुए यहाँ पर मैंने उसके अंदर एक नंबर को स्टोर करवाया जो कि मेरे पास यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा टाइप से जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है आई का। उसके बाद मैं सिंपली मैंने आप
यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ किया, और वाइल लूप जो है अब ये कब तक, अब मैंने यहाँ पर कंडीशन दी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से। तो सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ किया है। अब लूपिंग में आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि भाई लूपिंग जो है वो हमारे सोर्स ऑफ, जब हमारा जो बंच ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको काफ़ी ज़्यादा आसान करता है। और जो हमारी कंडीशन है, मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कंडीशन लिखनी है तो उससे अच्छा ये है कि हम एक लूपिंग स्टेटमेंट को लें और वो हमारी कंडीशन जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देगा। इससे ये है कि इससे हमारे जो एरर्स है वो भी काफ़ी रिड्यूस होते हैं, और इससे जो है हमारी ओवरऑल प्रोग्रामिंग का जो बेसिकली रीडिंग टास्क है, फिर हम लोग जो रीडिंग करते हैं, फिर हम लोग जो पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको जो है हम लोग काफ़ी आसान बना लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि मैंने ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, क्योंकि मैंने आई को यहाँ पर जो है वो यूज़ किया है एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ वेरिएबल, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने वाइल लूप के अंदर इस आई को पास किया, और फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि आई के अंदर, यानी कि आई इज लेस देन 6, यानी कि आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 1 वो छोटी है 6 से। तो अभी ये तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक 6 नहीं आ जाता, मतलब ये कि 6 से पहले, मतलब 6 क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक्सक्लूसिव है तो इंक्लूसिव रहेगा 5, यानी कि 5 तक जो है ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर यहाँ पर 6 तक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो बेसिकली लूप है उसको यूज़ किया हमने। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो इंक्रीमेंट यानी कि जो 1 है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी है आई इज लेस देन आपके पास 6, तो उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर आई के अंदर इनिशियली 1 स्टोर करवाया। तो आप यूँ समझो कि आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 1 जो है वो छोटा है 6 है, तो ये तब तक इंक्रीमेंट होगी, यानी कि तब तक बढ़ती रहेगी, तब तक चलती रहेगी ये लूप, तब तक चलती रहेगी जब तक ये आपके पास जो है वो 6 तक रिपीट नहीं होती। अब क्योंकि 6 में आपको बता चुका हूँ कि एक्सक्लूसिव रहेगा, तो ये जो है ये 5 तक रिपीट होगा, अगर 6 तक होगा तो ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए जो है अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे आई को, और जैसे ही हम आई को प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हो हमने एक कंडीशन दी कि हमने एक सब ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने यहाँ दिया आई, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद i + 1, यानी कि i की जो वैल्यू, मतलब 1 की जो वैल्यू है, तो आप ये समझोगे यहाँ पर आपने 1 पुट किया तो 1 जो है वो प्लस होगा, फिर 1 तो 2 हो गया, 2 में फिर 1 प्लस होगा, 3 हो गया, 3 में फिर 1 प्लस होगा, तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक 6 की वैल्यू नहीं आ जाती, यानी कि 6 जो है तब तक नहीं आ जाता। तो इसीलिए जो है अभी हम लोग यहाँ पर लूपिंग को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी जो है आप सेम कंडीशन जो है वो दे रहे हो, और आपने यहाँ पर भी जो है वो आई के अंदर इनिशियली 1 को स्टोर करवाया। आई जो है वो आपका वेरिएबल रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर आप वाइल लूप को जो है वो यूज़ करो, और यहाँ पर भी आपने सेम कंडीशन दी है, लेकिन आपने यहाँ पर जो है एक कंडीशन दी। अब आपने यहाँ पर कंडीशन क्या दी कि भाई आई जो है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो बराबर रहेगी 4 के। अब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स रही तो यहाँ पर जो है वो जो आपके पास लूप है उससे ये बाहर आ जाएगा, अगर ट्रू रही तो आपके पास जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाइल लूप जो है हम लोग यहाँ पर सीख लिया हमने, और इस तरीके से वाइल लूपिंग के थ्रू हम लोग जो है वो इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। तो ये बेसिकली जब हमने डेटा एनालिसिस करेंगे तब भी उसके अंदर ये काम में आएगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट वाइज किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है अभी वाइल लूप के कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट वाइट जी इफ द डाइस नंबर इज 6। तो अगर आप यहाँ पर कंडीशन देखो तो आप यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपली, और जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है डाइस का, और उसके अंदर मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाई है जिसको मैंने यहाँ पर दे दिया 1। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइल लूप को लिया है, और वाइल लूप जो है वो क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर कंडीशन आप चेक करो कि मैंने यहाँ पर यानी कि डाइस यानी कि 1 के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि जो 1 है वो यहाँ पर छोटा है 6 से और बराबर है 6 के, यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि 1 इज लेस देन 6 इज इक्वल 6, यानी कि 1 जो है वो ग्रेटर देन या नहीं है, 1 जो है वो लेस देन 6 है और इक्वल है 6 के। तो अभी ये कंडीशन तो मैंने यहाँ पर दे दिया, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट मैंने क्या किया कि डाइस, यानी कि डाइस के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 1, तो 1 इज लेस देन 6। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर नॉट येट जी जो है वो प्रिंट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो जाएगा एल्स पे, और एल्स पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट येट जी, तो ये जो है वो सिर्फ कर देगा प्रिंट येट जी, यानी कि येट जी जो है ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट करने के लिए वापस से एक सब जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो एक कंडीशन दे दी कि डाइस यानी कि 1 के अंदर 1 तब तक प्लस होना चाहिए जब तक 6 नहीं आ जाता। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास हो गई वाइल लूप की, और इसी तरीके से लूपिंग के थ्रू हम लोग कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग रिलेशंस के लिए या फिर डेटा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर वाइल लूप को जो है वो यहाँ पर समझ चुके हैं।
अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स जो है वो फॉर लूप के समझते हैं। तो फॉर लूप के अंदर डिफरेंस क्या है, फॉर लूप जो है वो वाइल लूप एकदम लगभग सेम से ही है। तो इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ देख रहे हो हम वाइल लूप बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो है हमने सेम कंडीशन दी है और यहाँ पर जो है आप यहाँ देख रहे हो कि आई जो है यानी कि इफ स्टेटमेंट में यूज़ किया कि आई की जो वैल्यू यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी तब तक जब तक वो 3 के बराबर नहीं आ जाती। मतलब ये है कि आपके पास जो 0 है यानी कि 0 के अंदर 1 प्लस होगा तब भी 1 रहेगा, 0 के अंदर कितनी भी वैल्यू जो है प्लस कर दो आप वही वैल्यू आएगी जो आप प्लस करोगे। यानी कि 0 के अंदर 1 प्लस किया 1 आया, 0 के अंदर 2 प्लस किया 2 आया, 0 के अंदर 3 प्लस किया 3 आया। तो 3 के ऊपर जो है वो ये रुक जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पर जब आ जाएगा तो 3 और 3 इक्वल है, ये हम सबको पता है और ये जो है यहाँ पर फाइनली प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर और अभी आप यहाँ देख रहे हो फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर आप यहाँ सिंपली देख पा रहे हो कि भाई हमने यहाँ पर एक कंडीशन दिया कि x इन 1:10 यानी कि 1:10 का मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ यानी कि 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ जो है मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट करनी है। यानी कि ये जो फॉर लूप है ये तब तक चलेगा जब तक मेरे पास 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ नहीं आ जाती। तो अभी हम लोग जो है सिंपली इसको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे और रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि अभी जो है मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर वैल्यूज़ को ले रहा हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फ्रूट्स का। उसके बाद में मैंने इसके अंदर एक लिस्ट को पास कर दिया और लिस्ट को पास करने के बाद में मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ कैरेक्टर जो है यहाँ पर पास कर दी। तो मैंने जो है यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ है वो पास कर दी। तो मैंने एप्पल पास कर दिया, बनाना पास कर दिया और चेरी जो है मैंने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप को और फॉर लूप के अंदर मुझे एक कंडीशन देनी है x इन फ्रूट्स यानी कि मेरे पास यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर जो भी वैल्यूज रहेगी तो वो प्रिंट हो जाए यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने जैसे ही x को यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो रिजल्ट जो है मेरे पास आ जाएगा प्रिंट फंक्शन के थ्रू। मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो रिजल्ट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट एवरी आइटम यानी कि जितने भी आइटम है उन सभी को जो है ये इस लिस्ट के अंदर प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट को देखा और अभी जो है हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर नंबर को प्रिंट करेंगे, जो डाइजेस्ट के नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर एक वेक्टर जो है उसको बनाया है और आप यहाँ देख रहे हो कि डाइस। तो डाइस मेरा ये ऑब्जेक्ट है और ये जो सी आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं कंबाइन ऑपरेटर। तो ये क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को कंबाइन करने का काम करता है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक फॉर लूप लिया और ये जो है ये आप डाइस की वैल्यूज़ मान सकते हो यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक जो है आपके पास ये डाइस की वैल्यू है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो है इसको इंक्रीमेंट करना है कंटिन्यूसली 6 तक। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने फॉर लूप लिया, उसके बाद x इन यानी कि आपके पास जो है x, तो आपके पास जो ये वैल्यूज रहेंगी वो x के बराबर रहेगी। तो x1 x2 x3 इस तरीके से x की वैल्यूज हैं। अब इनमें 1 1 जो है वो प्लस होता रहेगा और आपके पास तब तक प्लस हो रहा है जब तक 6 जो है यहाँ पर नहीं आ जाता। उसके बाद फाइनली हम इस ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि अगर आपको किसी जो लूप है उसको आपको यहाँ पर स्टॉप करना है फिर रोकना है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर ये जो आपकी बेसिकली लूप है वो स्टॉप हो जाएगी। यानी कि आप देख रहे हो स्टॉप द लूप एट चेरी। तो अगर आपको यहाँ पर देख रहे हो कि भाई फ्रूट्स नाम का मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लिस्ट को पास किया और लिस्ट को पास करने के बाद मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें जो है वो दे दी हैं और उसके बाद जो है अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर फॉर लूप को लिया और मैंने फॉर लूप के अंदर x इन फ्रूट्स यानी कि मुझे जो है चेरी तक रोकना है। अब चेरी तक कैसे रोकेगा कि भाई मेरे पास जो है सबसे पहले एप्पल आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर बनाना आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगी और फिर चेरी आएगा। तो चेरी पे जो है मुझे अपनी लूप को यहाँ पर रोक देना है। तो चेरी और चेरी बराबर होती हैं एक दूसरे के और उसके बाद में जो है फाइनली मुझे यहाँ पर ब्रेक, तो इसको मुझे अगर यूज़ करना है तो मुझे ब्रेक फंक्शन यूज़ करना है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करूँगा तो मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यानी कि चेरी जो है वो बराबर आ जाएगी चेरी के। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि चेरी जो है वो चेरी के बराबर होती है, ठीक है। या फिर कोई नंबर इवन इसकी जगह होता तो वो भी जो है वो उसके बराबर ही कंसीडर किया जाता। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर फॉर लूप स्टेटमेंट। और इस तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और कंडीशंस देखते हैं। तो फॉर लूप के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग यहाँ पर 6 के नंबर्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया डाइस का एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर को। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा 1:6। तो 1:6 को जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। देन मुझे फॉर लूप यूज़ करना है और ये वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक 6 नहीं आ जाता और जब 6 6 इक्वल को आ जाएगा तो इसका
इसका मतलब ये है कि मुझे 6 तक रोक देना है। अब यहाँ पर आप यूँ सपोज करोगे जो x है तो x की वैल्यू पहले 1 रहेगी, तो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन देना है कि x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू i प्लस 1। तो x यानी कि 1 में 1 प्लस हुआ 2, 2 में 1 प्लस हुआ 3, 3 में 1 प्लस हुआ 6। तो इस तरह तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक 6 नहीं आ जाता, और जब 6 आएगा तो ये लूप रुक जाएगी, क्योंकि 6 जब आ जाएगा तो इसका मतलब x जब 6 आ जाएगा तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 6, और हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और उसके बाद जो है हमारा लूप जो है यहाँ पर रुक जाएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस पेस्ट फंक्शन को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉन्केटिनेट, अगर यहाँ पर आपको आर के अंदर किसी चीज़ को कॉन्केटिनेट करना है, फिर किसी दो ऑब्जेक्ट के नंबर्स को कॉन्केटिनेट करना है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर पेस्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं, और पेस्ट फंक्शन जो है हमारी हेल्प करता है अलग अलग दो नंबर्स को एक साथ जोड़ने के लिए। तो अभी आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले डाइस नंबर जो है वो यहाँ पर x दे, यानी कि द डाइस नंबर इज x येट g। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एल्स, और उसके बाद मुझे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना है, देन मुझे पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर x को यूज़ करना है, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है नॉट येट g को। यानी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब ये कि वो येट g को प्रिंट कर देगा, और अगर मेरे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर नॉट येट g को जो है वो कॉन्केटिनेट कर देगा। यानी कि येट g और नॉट येट g को कॉन्केटिनेट करना है, तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कॉन्केटिनेट कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कॉन्केटिनेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है भाई हमारे पास यहाँ पर हो गए सारे लूपिंग स्टेटमेंट। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ और लूप्स को। तो फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है एडजेक्टिव का। तो आप यहाँ देख रहे हो द प्रिंट द एडजेक्टिव ऑफ ईच फ्रूट इन अ लिस्ट। तो सबसे पहले भाई हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो कॉन्केटिनेट फंक्शन को बेसिकली पेस्ट फंक्शन को यूज़ करना है अगर हमें यहाँ पर कॉन्केटिनेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो एक एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद मैंने एक लिस्ट को पास किया जिसमें मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ हैं, उनको मैंने पास कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है वो रेड, बिग और टेस्टी को जो है यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फ्रूट्स, और उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर भी एक लिस्ट पास की जो कि एप्पल, बनाना और चेरी है। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक कंडीशन देना पड़ेगा, यानी कि एक फॉर लूप देना पड़ेगा, जिसमें मैं यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ x इन एडजॉइन, यानी कि मेरे पास x जो है, यानी कि ये इस तरीके से आपके पास देखने को मिलेगा कि रेड एप्पल, बिग बनाना और टेस्टी चेरी। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेशन हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो रिपीट होता रहेगा, और आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ से जो हमने यहाँ पर, तो एक लूप हमने बनाया एडजॉइन के ऑब्जेक्ट्स के लिए, और एक लूप हमने बनाया यहाँ पर फ्रूट के जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ थी उनके लिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मैंने पेस्ट फंक्शन को यूज़ किया, तो मुझे कॉन्केटिनेट करना है, तो मुझे आर के अंदर मेरे पास पेस्ट फंक्शन होगा, उस पेस्ट फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट करूँगा इन दोनों ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक्स को और वाई को। तो आप यहाँ देख रहे हो ये इस तरीके से कॉन्केटिनेट हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से दिखेगा रेड एप्पल, बिग बनाना, टेस्टी चेरी। तो इस तरीके से जो है मेरे यहाँ पर फॉर लूप के थ्रू मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया दो अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर समझ लिए सारे लूपिंग स्टेटमेंट्स को, और फॉर लूप्स देखा हमने, और लूपिंग क्या होती है आर के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर समझ ली।